निस्बत के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के, और वो जलियांवाला बाग की स्मरण कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले देखिए नारायणपुर में भी पुलिस के थानेदार एसपी के साथ किस प्रकार से वो मारपीट किए, कवर्धा में किस प्रकार से किए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में किस प्रकार से पुलिस वालों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो वो उनका मकसद आवास नहीं था, उनका मकसद ये था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, और इसलिए जलियांवाला बाग की याद कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत बर्बरता की थी और ये अंग्रेज़ों के मानने वाले लोग हैं, डिवाइड एंड रूल के, और इसलिए इस प्रकार के बयान दिए हैं। मैं बहुत हतप्रभ हूँ कि इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। आवास के मामले में रमन सिंह जी बार बार ट्वीट करते हैं कि 16 लाख है। मैं आज भी सदन में मैंने कहा कि 16 लाख है तो वो आवेदन दें। आज तक के आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 16 लाख के आंकड़े हैं, उनके पास आवेदन है तो दीजिए ना, फॉर्म तो भरवाएं आप, तो फॉर्म दो सरकार के पास, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसकी जांच करेंगे और पात्र हितग्राही को देंगे। और इसीलिए जो आज रवि चौबे जी ने बजट प्रस्तुत किया उसमें 3,200 करोड़ की व्यवस्था की, तो जो 18 लाख जो पात्र हितग्राही थे उसके मकान बनेंगे, वो बजट में प्रावधानित है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो नए हितग्राही हैं, यदि जनगणना होता, आर्थिक सर्वेक्षण होता, भारत सरकार ने नहीं कराया और उसके कारण से हमारे गरीब लोग उसका खामियाजा भोग रहे हैं, तो खामियाजा भोग रहे हैं तो इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी मौन है। आज जरूर सदन में पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने कहा कि जो सर्वे होगा उसे हम सहमत हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। तो दे दीजिए ना, आवेदन दे दीजिए ना, हम लोग उसमें वेरिफिकेशन कर लेंगे। और फॉर्म हम लोग उसको सर्वे करा रहे हैं जिसमें नए हितग्राही हैं 18 लाख से और अधिक जो होंगे उनको भी क्रमबद्ध ढंग से उनको आवास देंगे। 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और उसके लिए भी हम प्रावधानित करेंगे, उनको भी मकान के लिए राशि देंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सहमत हुई है, प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखे हैं जनगणना के लिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने कहा, लेकिन उसके नेता प्रतिपक्ष या उसकी पार्टी के अध्यक्ष ने इस मामले में अभी तक के मौन साधा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पुन्नूलाल मोहल्ले ने सहमति दे दी, क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी पुन्नूलाल मोहल्ले जी के बयान से सहमत हैं? क्या नारायण चंदेल जी उसकी बात से सहमत हैं? तो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे, तो नए सर्वे करा रहे हैं, उसमें उसकी सहमति है कि नहीं? और जिस प्रकार से बयान दिए हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ। सर इसलिए सर कौशिक जी कहा है सदन के अंदर कि अगर राज्यांश सरकार नहीं दे पा रही है तो पीएम से जाकर मुलाकात कर ले, पीएम राज्यांश भी दे दिए। तो क्यों, सारी योजनाओं को अच्छी बात है। मैं बार बार सदन में इस बात का उल्लेख किया हूँ, विभिन्न योजनाएं जिसमें 90-10 था, 75-25 था, 60-40 था, अब उसको घटा के वो 50-50 कर दी हैं। तो जितनी योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का हो, जितनी योजनाएं हैं, पहले 90-10, 75-25 का होता था, 60-40 का होता था। अभी जितनी सड़कें बन रही है उसमें 100% मिलता था, LWA क्षेत्र में, उसमें भी आपने प्रतिशत लगा दी। तो अच्छी बात है, हम तो एक बार नहीं 10 बार चलेंगे, चलिए समय लीजिए, बिल्कुल जाएंगे और पूरा 100% देते हम, हमारे लिए तो अच्छी बात है। उन गरीबों के लिए दूसरी योजना बना लेंगे, हम राशि दे दें। और यदि ऐसा धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर ये राहुल गांधी जी के द्वारा जो लंदन में भाषण दिया गया उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, 4 दिनों से संसद में हंगामा हो रहा है। ये तो पहली बार है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रही है। ऐसा लोकसभा में पहली बार देख रहे हैं। विपक्ष पे आरोप लगता था कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। पहले तो मीडिया में चर्चा होती थी कि दिन में कितना करोड़ रुपया खर्चा होता था, 1 मिनट में कितने करोड़ रुपया, कितने लाख रुपया लगता है, लेकिन आज कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। डिबेट का विषय नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष इसमें है, लेकिन सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि जो अडानी के मामले में राहुल जी जो लोकसभा में जो बोले हैं, कितने बार विदेश साथ में गए हैं, कितना पैसा LIC का डूबा है, सेल कंपनियों के बारे में जो सवाल किए हैं, उसका जवाब नहीं देना है। इसलिए राहुल जी का विदेश में जो भाषण है उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री स्वयं जब विदेश यात्रा में तब उन्होंने कहा कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात है। इससे ज़्यादा खराब कोई बयान नहीं हो सकता। यदि हम भारत में जन्म लिए हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। मैं ये कहता हूँ कि भारत में जन्म लेना हम सबका सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बोले तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने नेता से पूछना चाहिए, वहाँ सांसदों को। नक्सल संरक्षण को लेकर के नई नीति कहीं न कहीं कारगर होगी और नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करेगी। बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, जितने भी पुनर्वास योजना है उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है। और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफ़ी सुधार किया गया है और उसमें काफ़ी लाभदायक होगा। सुरक्षा कानून भी लाया और उन्होंने कहा कि सिर्फ खानापूर्ति की नहीं है, राशि वापस मिला। आप आंकड़े पेश करते हैं लगातार कि चिटफंड का पैसा वापस दिया गया है, लोगों को पैसा मिला है और पूर्ववर्ती सरकार में चिटफंड घोटाला हुआ। ये कह रहे हैं कि चिटफंड को लेकर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, पैसा नहीं गया है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है, क्योंकि उस समय मैं भी सदन में था और स्थगन उन्होंने लाया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात, जिन लोगों ने चिटफंड कंपनी के कार्यालय खुलवाए, जिन लोगों ने रोजगार मेला लगा के नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए, वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा, या पूरा कहा जाए, चिटफंड कंपनी उन्हीं समय शुरू हुआ, उसी समय लोग पैसा लगाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उसके परिवार के सदस्य, तत्कालीन नेता, विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष, तत्कालीन मंत्री, सब लोग कार्यालय को उद्घाटन किए और इसी को देख के सब लोग पैसा लगाए। पैसा डूब गया। सहारा इंडिया तो पूरे देश में है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन वहाँ उन्होंने एक कमेटी बनाई है, लेकिन आज तक कि न भारत सरकार वापस करा पाई, न कोई राज्य वापस करा पाया। केवल छत्तीसगढ़ है जो सैकड़ों डायरेक्टर को जेल के पीछे भेज दिया है और दूसरा उनके संपत्तियों को पूर करके उन गरीबों तक वो पैसा, हजारों लोगों का अभी तक लोग हम वापस कर चुके हैं और प्रक्रिया निरंतर जारी है। लेकिन इस गति से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ और इसीलिए, क्योंकि ये संपत्ति छत्तीसगढ़ से बाहर भी है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ईडी से इससे बढ़िया आदर्श केस और दूसरा नहीं मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन ईडी डायरेक्टर उसको स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने भी चिट्ठी लिखी, HM को भी चिट्ठी लिखा, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जबकि गरीबों को पैसा, आम जनता को पैसा, नौकरी पैसा, किसान, मजदूर, शहर के, गांव के, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोगों ने इस पैसा डाला है और हजारों करोड़ रुपए लेके भागे हैं। तो ये पैसा वापस आना चाहिए, लेकिन अब इसी कहते हैं लबरक नाव ना कर, मतलब इनको मतलब शर्म भी नहीं आती भाई। एक तो अनमोल इंडिया के मामले में पूर्व सांसद राजनांदगांव बेल में है, कोर्ट के आदेश पर FIR हुआ था, तो कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री उसी पैसा को वापस करा दे। कहाँ संपत्ति जब्त है, अपने घर में थोड़ा शुरुआत कर ले। सर एक सवाल है कि रमन सिंह ने आज आरोप लगाया है, सदन में कहा है कि 600 करोड़ रुपए का शामिल जो है वो भ्रष्टाचार किया गया है आपकी सरकार के द्वारा। हालांकि मंत्री ने पूरे जवाब दिए, वो लोग कह रहे थे कि उस पर JPC जांच हो। JPC तो वो लोकसभा में होता है, कि राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, इसलिए JPC है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। यहाँ तो केवल विधानसभा है, विधानमंडल तो है ही नहीं है, तो JPC की मांग मतलब लोकसभा से कर रहे हैं, विधानसभा। देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं
जहाँ सरप्लस है, जहाँ डिफिसिट है, उसके रिकवरी के लिए, जहाँ डिफिसिट है रिकवरी के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। और रमन सिंह जी का आजकल ठीक नहीं है भाई। 16-18 लाख मकान है बोले उसी कार्यकाल में, 8 लाख खुद बना लिए, तो 16 लाख कहाँ से बच गया भाई? कहाँ से आंकड़े आ गए? बार बार मीडियम बोलते हैं 11 लाख स्वीकृत कर दिए, मतलब 8 लाख के बाद उसमें 3 लाख और स्वीकृत हो गए, तो 11 लाख बचे। 7 लाख, 7 लाख के 3,200 करोड़ रुपए हमने बजट में एलोकेट कर दिया। आज वो प्रस्ताव भी पारित हो गया चौबे जी के विभाग में, तो 7 लाख बचे, उसके लिए हमने पैसा कर दिया। अब 16 लाख कौन सा है? तो वो थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए हैं आजकल, उम्र का असर हो गया है, और इस कारण से अब उनको वो नान घोटाला लगता है। जब उसके कार्यकाल में जब नोटों की वर्षा होती थी ऑफिस से, कार्यालय में जो फाइल थे उसमें नोटों की वर्षा होती थी, तो उसको लगता है कि इसी बहाने फिर से कहीं सत्ता में आ जाऊं। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उसकी पार्टी वाले उसको चेहरा नहीं बना रहे हैं।